हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में जो एक टॉपिक है स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट। इसको हम इस वीडियो में समझेंगे। और अगर आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, कराधान नागरिकों के ऊपर दायित्व अधिरोपित करता है, अतः कर अधिरोपित करने वाले कानूनों का अर्थान्वयन कठोर होता है। कठोर अर्थान्वयन उस निर्वचन को कहते हैं जिसमें न्यायालय निर्वचन के नियमों के आधार पर संविधि के प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या नहीं करते हैं, बल्कि केवल कानून में प्रयुक्त किए गए शब्दों की सीमा में रहकर ही कार्य करते हैं। देखिए, कानून के कठोर अर्थान्वयन के अंतर्गत कर को तभी अधिरोपित किया जा सकता है जब कानून की भाषा स्पष्ट रूप से ऐसा करने का निर्देश दे। किसी भी प्रकार के अभिप्राय अथवा उपधारणा के आधार पर कर को अधिरोपित नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति पर तब तक कर नहीं लगाया जा सकता जब तक कि विधि के लैंग्वेज के बिना किसी खींचतान के ऐसा करने का उल्लेख न किया गया हो। भारतीय संविधान के आर्टिकल 265 के अनुसार विधि के प्राधिकार के सिवाय कोई ना तो अधिरोपित किया जा सकता है। समझिए, आर्टिकल 265 के अनुसार विधि के प्राधिकार के सिवाय कोई कर ना तो अधिरोपित किया जा सकता है और ना ही संग्रहित किया जाएगा। अतः कराधान के लिए संसद या विधानमंडल की विधि का होना नेसेसरी है, यानी अनिवार्य है। आगे हम बात करते हैं, यदि किसी कानून में प्रयोग की गई भाषा स्पष्ट हो और किसी पर कर अधिरोपित करती हो तो न्यायालय द्वारा उसके परिणामों की परवाह किए बगैर उसे प्रभावी किया जाना चाहिए। कर विधान की भाषा को इतना खींचना उचित नहीं है जिससे राज्य के पक्ष में पक्षपात होता हो, और ना ही इसे इतना सीमित किया जाना चाहिए कि वह व्यक्ति जिस पर कर का दायित्व आने वाला हो वह लाभ में रहे। राम अवतार वर्सेस सहायक विक्रय कर अधिकारी, राम अवतार वर्सेस असिस्टेंट सेल टैक्स ऑफिसर के मामले में, इस मामले में प्रश्न यह था कि क्या पान के पत्ते वेजिटेबल यानी सब्जी होने के कारण उसके विक्रय पर विक्रय कर नहीं लग सकता, क्योंकि मध्य प्रांत और वेरार विक्रय कर अधिनियम 1947 के अंतर्गत वेजिटेबल के विक्रय को विक्रय कर से पूरी तरह मुक्त रखा गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में वेजिटेबल शब्द को कोई तकनीकी अर्थ देने से मना कर दिया और कहा कि जब कानून में विधायिका प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले किसी शब्द का प्रयोग करती है तो इसका आशय उस शब्द को उसी अर्थ में प्रयोग में लाना जिसमें आम लोग उस शब्द का प्रयोग प्रतिदिन करते हैं। अतः वेजिटेबल का अर्थ केवल सब्जी से है, जैसा कि आम लोग इस शब्द को समझते हैं। इसलिए पान वेजिटेबल के जो पान है, पान वेजिटेबल में सम्मिलित नहीं है तथा पान के विक्रय पर विक्रय कर का अधिरोपण उचित है। केस को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण केस हैं। मोतीपुर जमींदारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत बिहार राज्य का। इसमें क्या कहा गया, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गन्ना कभी भी हरी सब्जी के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता, अतः इसके सिवाय इसके जो विक्रय है, इसके विक्रय पर बिहार विक्रय अधिनियम 1947 के अंतर्गत विक्रय पर लगाना उचित है। दूसरा केस इसमें जो है हीरालाल रतनलाल वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य का है। इस मामले में यह कहा गया कि ध्यान देने की बात है कि सभी टैक्स को अधिरोपण का प्रावधान, जो अधिरोपण का प्रधान उद्देश्य जनता की भलाई के लिए धन प्राप्त करना है, किस व्यक्ति पर, किस संव्यवहार पर तथा किस माल पर कर लगाया जाना चाहिए, यह बात सामाजिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण पर आधारित है। नेक्स्ट केस जो है इसमें पश्चिम बंगाल वर्सेस वसी अहमद का। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कर अधिरोपण के लिए कानून के शब्द स्पष्ट होने चाहिए। यदि स्पष्ट शब्द उपलब्ध नहीं है तो कर अधिरोपित नहीं किया जा सकता। कठोर अर्थान्वयन शाब्दिक अर्थान्वयन का ही एक रूप है।
विमल चंद्र वर्सेस गोपाल अग्रवाल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि कर अधिरोपित करने वाले शब्दों को इस अर्थ में निर्वचित किया जाना चाहिए जिसमें उन शब्दों को उस क्षेत्र में जिसमें विधि लागू की जाती है समझा जाता है। आगे हम बात करें तो देखिए और केस है जो टाटा ऑयल मिल्स कंपनी वर्सेस केंद्रीय उत्पाद आयुक्त यानी टाटा ऑयल मिल्स कंपनी वर्सेस कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज के वाद में ऐसा साबुन जो देसी चावल की भूसी के तेल से बना हो पर एक अधिसूचना द्वारा उत्पाद शुल्क अधिरोपण से छूट दी गई। इस तेल का उपयोग साबुन बनाने के लिए तभी किया जा सकता था जब पहले इससे वसायुक्त अम्ल में बदल दिया जाए। उच्चतम न्यायालय ने कहा यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छूट चावल की भूसी के तेल और चावल के भूसी के वसायुक्त अम्ल दोनों पर ही प्राप्त होंगी। दूसरा केस इसमें जो है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड वर्सेस कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज के मामले में सरकार ने अमोनिया के उत्पाद में कच्चे नैफ्था के उपयोग की छूट इस शर्त पर प्रदान की ऐसे अमोनिया के उर्वरक बनाने के काम में लाया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अमोनिया के उत्पादन में चाहे कच्चे नैफ्था का उपयोग सीधे ही किया जाए या इसका उपयोग जल अभिक्रिया में भाप उत्पादन में या किसी अन्य रूप में किया जाए, इन सभी परिस्थितियों में छूट प्राप्त होती। Oh my God. इन सभी परिस्थितियों में क्या है, छूट प्राप्त होगी। धनकर आयुक्त अहमदाबाद वर्सेस एलिस जिमखाना के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि विवक्षित आधार पर किसी व्यक्ति पर कर अधिरोपित नहीं किया जा सकता। प्रभावी धारा का कठोर अर्थान्वयन किया जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को स्पष्ट शब्दों के द्वारा किसी प्रभावी धारा की परिधि में नहीं लाया गया हो तो उस पर कर यानी टैक्स अधिरोपित किया जा सकता है। इस प्रकार इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि कर कानून का कठोर रूप से अर्थान्वयन किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कानून द्वारा अभिव्यक्त रूप से टैक्स अधिरोपित की परिधि में नहीं आता है तो उस पर कर अधिरोपित नहीं किया जा सकता।